नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक का अध्याय नंबर 2 जिसका नाम है आंकड़ों का संकलन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। आज की इस क्लास में हम महत्वपूर्ण टॉपिक को समझने जा रहे हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करूँगा कि आप जो भी समझेंगे वो क्लास में याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले हम समझेंगे भाई आंकड़ों का संकलन। भाई आंकड़े तो हम जानते हैं भाई, आंकड़े क्या, किसी भी प्रकार कोई भी डाटा होता है उसको हम इकट्ठा करते हैं, उन्हीं को आंकड़ों का संकलन कहते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि आंकड़े होते क्या हैं। दोस्तों, यहाँ से देखना है, इस लास्ट वाली लाइन से कहता है, इस प्रकार के समस्त प्रयोग के लिए संख्यात्मक तथ्यों के विस्तृत समर्थन की आवश्यकता होती है, जो कि आंकड़े कहलाते हैं। याद रखना दोस्तों, आंकड़े जो होते हैं वो केवल 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 भाई संख्यात्मक रूप में ही होने चाहिए या होते हैं, वही आंकड़े कहलाते हैं। मैं ईमानदार हूँ, आप भी ईमानदार हैं, तो ये आंकड़े नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को या किसी भी व्यक्ति के चरित्र को बतलाता है, तो हमें चरित्र से कोई मतलब नहीं लेना साथियों। यहाँ पे आंकड़े होने चाहिए। आंकड़े जो होते हैं वो किसी भी न्यूमेरिकली रूप से होने चाहिए, संख्यात्मक रूप में होने चाहिए। जैसे मेरा वेट है 70 किलो, मेरे साथी का वेट है 50 किलो, तो ये क्या बन जाएगा, आपके आंकड़े बन जाएंगे। मेरा दोस्त की लंबाई 7 फुट है, मेरी 6 फुट है, तो ये भाई ये जो मैंने संख्यात्मक चीज़ों का प्रयोग किया, यही मेरा आंकड़ों का आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है, अगला आगे हम समझते हैं। ठीक है, उसके बाद आंकड़े जो होते हैं वो हम समझेंगे, दो प्रकार के होते हैं, आंकड़ों के प्राथमिक तथा द्वितीयक स्रोत। याद रखना साथियों, हमारे पास दो स्रोत होते हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत, जिसके आधार पर हम आंकड़ों को एकत्रित कर लेंगे। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा भाई प्राथमिक स्रोत क्या कहता है। ठीक है, ओके। प्राथमिक स्रोत होता है दोस्तों, कहता है कि अपने शहर में आप लोगों के जीवन की गुणवत्ता के बारे में जानना चाहते हैं। अपने शहर के विभिन्न गृहस्थों को मतलब परिवारों के लिए के सॉरी अपने शहर के विभिन्न गृहस्थों के प्रति व्यक्ति व्यय के रूप में आप जीवन की गुणवत्ता के बारे में सुनिश्चित होना चाहते हैं। भाई अगर आप अपने शहर में लोगों की जीवन की गुणवत्ता के बारे में जानना चाहते हैं, वो कैसे संभव है? उनके प्रति व्यक्ति खर्चे से, उनके प्रति व्यक्ति व्यय के आधार पर आप उस शहर के लोगों के जीवन की गुणवत्ता के बारे में जान लेंगे। तभी तो ये कहता है कि भाई प्राथमिक स्रोत मैंने आपको पहले बता रहा हूँ दोस्तों, स्रोत होता है जरिया, मतलब कि किस आधार पर, जैसे हम बोलते हैं भाई पानी का स्रोत क्या है, नल, कुएं, तालाब, तो ये स्रोत होते हैं। क्लियर साथियों? ओके, सो एक बार और जान लेते हैं। कहते हैं कि आंकड़ों के प्राथमिक स्रोतों से अभिप्राय उद्गम के स्रोतों से आंकड़ों के संकलन से। भाई आंकड़ों का जो उद्गम हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, वहीं से हम आंकड़ों को जो इकट्ठा कर देते हैं, वही हमारा प्राथमिक स्रोत है। जैसे दोस्तों जनगणना होती है, जनगणना कहाँ से, सबसे पहले उसका उद्गम कहाँ से होता है? भाई सरकार ने आदेश दे दिया कि भाई हर 10 वर्ष भाई जनगणना होगी। तो जनगणना कैसे होती है? जब अनुसंधान क्षेत्र से कोई व्यक्ति किसी परिवार से फेस टू फेस मिल जाता है और वहीं से इकट्ठा करता है, उसी को हम आंकड़े बोलते हैं। और आंकड़ों का जो उद्गम कहाँ से हो रहा है मेन, वही हमारा प्राथमिक स्रोत होता है। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं भाई, समझते हैं द्वितीयक स्रोत। द्वितीयक स्रोत क्या होता है कि आंकड़ों के संकलन के द्वितीयक स्रोतों से अभिप्राय एक एजेंसी या संस्था से उपयुक्त सांख्यिकीय सूचना प्राप्त करने से है, जिसके पास वांछित सूचना पहले से ही उपलब्ध है। दोस्तों यहाँ पे क्या कहता है, तो द्वितीयक स्रोत क्या होता है? जब आप अभी इस समय वर्तमान में 11th क्लास के अगर स्टूडेंट हैं, जो मतलब मैं 11th क्लास की पढ़ा रहा हूँ, अगर मान लो आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, भाई आपने अपने स्कूल में छठी में एडमिशन लिया होगा, पहली में लिया होगा, दूसरी में लिया होगा। जब भी आपने एडमिशन लिया, तो आपने क्या किया, अपने एडमिशन कराने के लिए आपने क्या किया, एक फॉर्म को पूर्ण रूप से भरा। ठीक है, हर साल तो आपसे नहीं भरवाते हैं भाई, दोबारा एड्रेस लिखो, दोबारा आपने फ़ोन नंबर लिखो, है ना, दोबारा आधार कार्ड लिखो, ऐसा नहीं होता ना। क्योंकि दोस्तों यही समझाना चाहता है द्वितीयक स्रोत क्या होता है, कि भाई हम कोई भी अगर आंकड़े चाहते हैं, तो क्या होता है, किसी एजेंसी या संस्था से हम आंकड़े एकत्रित कर लेते हैं।
जिनके पास वांछित सूचना पहले से ही होती है। क्लियर है? जैसे दोस्तों हमारे पास जब जनगणना होती है तो हमारे से सारी चीज़, क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ द पीपल इन आवर फैमिली, हमारे घर में कितने सदस्य रहते हैं, लोग क्या करते हैं, क्या जॉब करते हैं, ये डेली तो नहीं पूछने आते ना। तो ये क्या होता है, यहीं से दोस्तों एक बार आंकड़ों को एकत्रित किया कर लिया जाता है, उसी के आधार पर अलग अलग संस्थाएं जा करके उन्हीं में से आंकड़ों को इकट्ठा करती है, वही आपका द्वितीयक स्रोत कहलाता है। क्लियर? दोबारा बता रहा हूं, द्वितीयक स्रोत क्या होता है, आंकड़ों के संकलन के द्वितीयक स्रोत से अभिप्राय एक उस एजेंसी या संस्था से उपयुक्त सांख्यिकी सूचना प्राप्त करने से है जिसके पास वांछित सूचना पहले से ही मौजूद होती है। मगर अगर मुझे मान लो आपके बारे में जानना चाहता हूं तो मैं आपसे फेस टू फेस ना मिल करके, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, आप जिस स्कूल में काम करते हैं, आप जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, मैं वहाँ जा कर के आपके बारे में आंकड़ों को एकत्रित कर लूँगा। क्यों? क्योंकि वो जो आंकड़े हैं, वो जो सूचना है वहाँ से पहले से ही उपलब्ध होती है। क्लियर दोस्तों? ओके, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों ध्यान से समझिए, यहाँ क्या कह रहा है, प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़े। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ हमने ऊपर पढ़ा प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत, यहाँ पे प्राथमिक आंकड़े होते हैं और द्वितीयक आंकड़े होते हैं। दोस्तों प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, जिसमें ध्यान से सुनिए, ये रेड लाइन पढ़ेंगे हम, जो राइटर है हमारा, है ना, उसके आधार पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जो वेसल हमारा राइटर है, वेसल जो राइटर है वो क्या कहता है, कहता है भाई प्राथमिक आंकड़े क्या होता है, कहता है कि भैया अनुसंधान की प्रक्रिया के अंतर्गत मौलिक रूप से जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वही हमारा प्राथमिक आंकड़े हैं। मतलब अनुसंधानकर्ता जो होता है वो क्या कर देता है, अपने किसी भी व्यक्ति को मौलिक रूप से अनुसंधान क्षेत्र में भेज करके आंकड़ों को मौलिक रूप से एकत्रित करता है, मतलब कि फेस टू फेस जा करके आंकड़ों को एकत्रित करता है। क्लियर? यहाँ पे दूसरा क्या कहता है कि जो आंकड़े दूसरे व्यक्ति द्वारा एकत्रित किए जाते हैं वो द्वितीयक आंकड़े हो जाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है, मान लीजिए न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं, है ना, वो किसी व्यक्ति के साथ पर्सनली कोई घटना है या एक्सीडेंट हो जाता है, उससे प्रत्यक्ष रूप से न पूछ करके किसी दूसरे व्यक्ति से आंकड़े इकट्ठा करते हैं, वही हमारा द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। क्लियर साथी? अब यहाँ पे समझाता हूँ बड़ा, प्राथमिक आंकड़े में क्या होता है, यहाँ पे सामने वाले बंदे से फेस टू फेस पूछा जाता है, दूसरे में क्या होता है, फेस टू फेस न पूछ करके किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा पूछा जाता है, तो यही द्वितीयक स्रोत, द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। क्लियर? अब ध्यान से सुनना, एक बार और हल्का से रिवाइज करा दूं। प्राथमिक आंकड़े जो अनुसंधान करता मौलिक रूप से एकत्रित करता है, मतलब अपना बंदा खुद भेज करके फेस टू फेस एकत्रित करता है। द्वितीयक आंकड़े वो होते हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। क्लियर साथियों? अब आगे चलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं भाई प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों में दोनों में क्या अंतर होता है। दोस्तों याद रखना, प्राथमिक आंकड़ों और प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों में क्या अंतर होता है। पहला, मौलिकता में अंतर, दूसरा उद्देश्य की उपयुक्तता में अंतर, तीसरा है संकलन लागत में अंतर। ठीक है, अब बारी बारी से हम तीनों को इसको समझेंगे। कहता क्या है, पहला भाई मौलिकता में अंतर, कहता प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं क्योंकि इन्हें अनुसंधानकर्ता स्वयं उनके मौलिक स्रोतों से एकत्रित करता है। मतलब कि यहाँ पर जो आंकड़े होते हैं प्राथमिक आंकड़े, वो हमेशा ओरिजिनल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे अनुसंधानकर्ता अनुसंधान क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति को भेज करके आंकड़ों को मौलिक रूप से एकत्रित करता है, तभी तो वो आंकड़े क्या होंगे, सही होंगे। द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं दोस्तों, जो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा पूछे जाते हैं, वो आंकड़े क्या हो जाते हैं, वो गलत भी हो सकते हैं। क्लियर? ओके। दूसरा, उद्देश्य की उपयुक्तता में अंतर, कहता है प्राथमिक आंकड़े एक निश्चित उद्देश्य के अनुकूल होती है। मतलब भाई आंकड़े जब मौलिक रूप से घर घर भेजा जा रहा है ना, घर घर फेस टू फेस भेजा जा रहा है, तो इसका कोई ना कोई इसका उद्देश्य अनुकूल होगा। ठीक है, इनमें संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि भाई हमने डायरेक्ट जा करके ही कोई आंकड़ों को एकत्रित किया है, मतलब मौलिक रूप से। इसके विपरीत द्वितीयक आंकड़े पहले ही किसी और उद्देश्य के लिए एकत्रित किए जाते हैं और उनका जो प्रयोग होता है द्वितीयक रूप में किसी दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए सावधानी से किया जाता है। भाई किसी भी सावधानी पूर्वक, क्यों भाई? क्योंकि दूसरे व्यक्ति से पूछा जाता है, तो इसलिए इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। लेकिन याद रखना, प्राथमिक आंकड़ों में कोई संशोधन नहीं किया जाता है। क्लियर साथियों? अब समझते हैं हमारा तीसरा पॉइंट जो अंतिम है।
ठीक है। कहता है कि संकलन लागत, भाई प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए अधिक धन, समय, परिश्रम की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि भाई ये मौलिक रूप से एकत्रित, इसलिए भाई किसी के घर जाना होगा, वहाँ समय लगेगा, मेहनत भी लगेगी। बट याद रखना, द्वितीयक आंकड़ों को संकलन लागत में कमी रहती है हमेशा, उसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, किसी घर नहीं जाना, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा डायरेक्ट आंकड़ों को हमने एकत्रित कर लिया, उसी को बोलते हैं हम द्वितीयक आंकड़े। ओके, अब साथियों हम समझेंगे आधारभूत आंकड़ों का संकलन कैसे होता है, कुछ सांख्यिकीय विधियां, या हम ये भी कह सकते हैं आंकड़ों के संकलन की विधियां। भाई हमारे पास 4 प्रकार की विधियां साथियों। पहला, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, स्थानीय स्रोतों व संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति, और प्रश्नावली के माध्यम से सूचना का संग्रह करना। तो दोस्तों मैं आज आपको इन चारों के बारे में एक संक्षिप्त रूप से बताऊंगा। पहला, जैसा नाम से पता लग रहा है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, जिसमें अनुसंधानकर्ता किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट पर्सनली रूप से भेज करके आंकड़ों को एकत्रित करता है, उसी को प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान करते हैं कहता है। दूसरा क्या कहता है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, मैंने रिपोर्टर के बारे में बताया। रिपोर्टर क्या हो जाता है, इनडायरेक्टली रूप से उस व्यक्ति के पास न जाकर के किसी इनडायरेक्टली रूप से मौखिक रूप से आंकड़ों को एकत्रित करता है, वही हमारा क्या है, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान है। स्थानीय स्रोतों व संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति, जिसमें एक मैंने बताया एक न्यूज़ रिपोर्टर में एक हेड ऑफिस होता है, वहाँ अपने अपने बंदों को अलग अलग एरिया में भेज करके उनसे कंटिन्यूसली कोई ना कोई न्यूज़ इकट्ठा ही करता रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, स्थानीय स्रोतों से या संवाददाताओं से सूचना प्राप्त करते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, प्रश्नावली के माध्यम से, इंफॉर्मेशन थ्रू द क्वेश्चनरीज, है ना। डाक प्रश्नावली और इन्यूमिनेटर, जिसे हम बोलते हैं गणक विधि। डाक विधि में क्या होता है दोस्तों, पोस्ट वाइज भेजा जाता है, और गणक में क्या हो जाता है, किसी भी इन्यूमिनेटर से डायरेक्ट फेस टू फेस मिल करके उसी से आंकड़े पूछ करके एकत्रित करके ही उसे लिखा जाता है। क्लियर दोस्तों। इसमें क्या हो जाता है, गणक से पूछ करके भरा जाता है। इसमें गणक जो होता है, जो वो स्वयं डाक के द्वारा आंकड़ों को भर करके भेजा जाता है, जिसमें कि ये आंकड़े हमेशा गुप्त रखे जाते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो मैंने आज समझाया वो क्लास में ही याद हो गया होगा। तो दोस्तों एक बार फिर मिलेंगे हम इसी पार्ट की अगली वीडियो, जिसका पार्ट 2 होगा, जिसमें हम विस्तार से साथियों इसकी परिभाषाओं को हम खुद विजिबली रूप से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में।